जय हिंद बच्चों। वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट पोएम को, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हम ये पोएम शुरू करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो ये एक हेमलॉक ट्री है जो कि एक पॉइजनस प्लांट है, एक जहरीला पौधा है। ये बहुत कुछ क्रिसमस ट्री जैसा दिखता है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस होती हैं ये बहुत सॉफ्ट होती हैं और इसे खाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जहरीला पौधा होता है। और इसका अगर कहीं प्रयोग किया गया है मतलब वो सैडनेस के लिए, ग्लूमीनेस के लिए, दुख के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसके तो कवि कहते हैं द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने, यहाँ पर ये कौवा है, कौवे का प्रयोग किया है कवि ने। तो कौवे का को भी एक बैड ओमेन, एक अपशगुन माना जाता है। जहाँ कहीं भी कौवे का प्रयोग किया जाता है मतलब वहां पर भी सैडनेस या ग्लूमीनेस का भाव प्रकट होता है। तो यहाँ कवि के कहने का मतलब है कि एक दुख की, एक उदासी की बात थी, ग्लूमीनेस की या सैडनेस की या सोरोफुलनेस की। तो वह तरीका जिस तरीके से एक क्रो ने शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाकर गिराई, द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो यानी धूल नहीं होता है। डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ हुआ कि बर्फ के कुछ कण, बर्फ के कुछ पार्टिकल्स, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री के ऊपर से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कौवा यहाँ बैठा हुआ है और इसके हिलने से या इसके मूवमेंट के कारण ये जो बर्फ है हेमलॉक ट्री के ऊपर, ये थोड़ी सी झड़ के कवि के ऊपर पड़ी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरी, उससे उसके ऊपर क्या असर हुआ वो हम सेकंड स्टेंजा में देखेंगे। तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है और सेकंड स्टेंजा है, दोनों में 4-4 लाइन्स हैं। एक बहुत छोटी सी पोयम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। रूड का अर्थ यहाँ पर होता है किसी चीज का रिपेंटेंस होना, रिग्रेट करना, मतलब पछतावा करना, किसी चीज के लिए सॉरी फील करना। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो वो जो कौवा, जो एक क्रो उनके ऊपर थोड़ी सी डस्ट ऑफ स्नो, थोड़ी सी बर्फ की पार्टिकल्स गिराकर चला गया, उसने उनके दिल का मूड पूरा का पूरा बदल दिया, उनका पूरा मूड चेंज कर दिया। मतलब वो सैड थे, दुखी थे, लेकिन उस दुखी मूड से उस क्रो ने उनका मूड चेंज कर दिया, वो हैप्पी हो गए थे। तो वैसे क्रो जो होता है वो सैडनेस, ग्लूमीनेस को दिखाता है। ऐसे ही हेमलॉक ट्री भी सैडनेस को, ग्लूमीनेस को दिखाती है। लेकिन ये चीजें मिलकर क्रो जो कवि हैं उनका मूड इन लोगों ने चेंज कर दिया। तो यहाँ कवि के कहने का अर्थ है कि हमें किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मतलब कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज बुरी है या ये गलत है, क्योंकि क्रो और हेमलॉक ट्री जैसी भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर कवि का मूड अच्छा कर सकते हैं तो हमें छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी चाहिए। जैसे ये क्रो और हेमलॉक ट्री ने पोएट का मूड चेंज कर दिया और उनका दिन का जो बाकी का हिस्सा था, जो वो वैसे ग्लूमीनेस में, दुख में और पछतावे में बिता रहे थे, उससे, उस पछतावे से, उस दुख से उन्हें बचा लिया क्योंकि उन्होंने उनका मूड चेंज कर दिया। अब हम इस पोएम की राइमिंग स्कीम की बात करेंगे। तो द वे अ क्रो और द डस्ट ऑफ स्नो, तो ये क्रो और स्नो, ये इनकी जो राइमिंग पैटर्न है वो सेम है, इसे हम ए नाम देंगे। और शूक डाउन ऑन मी फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो यहाँ पर भी सेम राइमिंग पैटर्न है, तो इसे हम बी बी नाम देंगे। तो यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम यूज हो रही है वो है ए बी ए बी। अब हम इस सेकंड स्टेंजा में जो राइमिंग स्कीम यूज हुई है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हैज गिवन माई हार्ट, हार्ट एंड सम पार्ट, तो ये सी सी से यदि हम नाम लें, ये से
अब हम इन लाइन्स में पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो यहाँ पर क्योंकि ये दो एडजॉइनिंग वर्ड्स जो हैं एक दूसरे के जस्ट बाद आने वाले शब्द, दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वो सेम है, तो जब इस तरह से एक जैसा शब्द, एक जैसे अक्षर दो शब्दों में आते हैं तो उसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन। तो यहाँ पर सेव्ड और सम में एस एस है जो कि शब्द की शुरुआत में है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस यूज हो रही है, वो है एंजैममेंट। एंजैममेंट का अर्थ होता है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो हम देख रहे हैं यहाँ कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं है, मतलब ये एक ही सिंगल लाइन है, सिंगल आइडिया है जो कि 4 लाइन्स में चल रहा है। तो इसमें क्रो के बाद मी, स्नो के बाद ट्री, इस तरीके से विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क ये पूरा सेंटेंस चला जा रहा है, तो यहाँ इस तरह की पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं एंजम्पमेंट। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर यूज हो रही है उसे हम कहते हैं एजोनेंस। तो एजोनेंस क्या होता है, जब कोई भी वॉवल साउंड आस-पास के शब्दों में यूज हो रहा है, चाहे वो किसी शब्द के बीच में हो या शुरू में हो या फिर एंड में हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो सेकेंड लाइन है शुक डाउन ऑन मी, इसमें ओ जो साउंड है वो शुक में भी है, फिर डाउन में भी है और ऑन में भी है, तो यहाँ ओ साउंड प्रोमिनेंट है, बार 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 आ रहा है, तो इस तरह की पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं एजोनेंस। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस हम किसे कहते हैं, जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा जितने साउंड्स हैं बाकी के साउंड्स की जब पुनरावृत्ति होती है या बार बार वो आते हैं, चाहे वो शब्द के बीच में हो या आखिरी में हो या बीच में हो। फॉर एग्जाम्पल ये इस लाइन में हम देख रहे हैं ऑफ अ डे आई हैड रूड, तो यहाँ पर डी शब्द डी अक्षर कई बार आया है, चाहे वो किसी शब्द की शुरुआत में हो या आखिरी में हो, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस होगा क्योंकि यहाँ पर डी साउंड प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, कवि क्या कहते हैं उनका मूड किस तरह से, किस चीज ने उनका मूड चेंज किया और उनका मूड किस तरह से चेंज हुआ। तो इसका आंसर है डस्ट ऑफ स्नो आर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो स्नो के छोटे छोटे से टुकड़े हैं, पार्टिकल्स हैं। द पोएट इज डिप्रेस्ड एंड सैड, जो कवि हैं वो बहुत ही निराश हैं और दुखी हैं। बट द डस्ट ऑफ स्नो हैज चेंज हिज मूड कम्प्लीटली, परंतु वो जो डस्ट ऑफ स्नो थी जो उनके ऊपर गिरी थी उसने उनके मूड को पूरी तरह से चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। वो कौन से पक्षी होते हैं जिनके नाम आमतौर पर कविताओं में लिए जाते हैं। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स, क्या आपको लगता है कि कौवे को अक्सर कर कविताओं में मेंशन किया जाता है या कौवे का नाम लिखा जाता है। What images come to your mind when you think of a crow? जब आप एक कौवे के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कौन सी तस्वीरें आती हैं। इसका आंसर है The birds generally named in poems are, वो पक्षी जिनका नाम आमतौर पर कविताओं में आता है वो है नाइटिंगेल, कुकू, स्पैरो, पिजन, डव, डक, etc. No, a crow is not often mentioned in the poems. कविताओं में कौवे का नाम आमतौर पर नहीं लिया जाता। When we think about a crow, we feel sad and depressed. जब भी हम एक कौवे के बारे में सोचते हैं तो हम दुखी और निराश हो जाते हैं। What is a hemlock tree? Hemlock का पेड़ क्या होता है? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? कवि ने और ज्यादा सुंदर पेड़ों का नाम जैसे कि मैपल, ओक या पाइन का नाम क्यों नहीं लिया। इसका आंसर है अ पॉइजनस प्लांट हैविंग वाइट फ्लावर्स इज अ हेमलॉक ट्री। एक ऐसा जहरीला पौधा जिस पर कि सफेद रंग के फूल होते हैं उसे हम हेमलॉक ट्री कहते हैं।
The poet must have some rough, bitter experience that made him sad. That is why the poet doesn't write about more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine. निश्चित रूप से कवि के दिमाग में कुछ खराब से कड़वे से अनुभव रहे होंगे जिनके कारण वो दुखी हो गया होगा और इसीलिए उन्होंने और ज्यादा सुंदर पेड़ जैसे मैपल, ओक या पाइन का नाम नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do the crow and hemlock represent? Joy or sorrow? कौवा और हेमलॉक का पेड़ क्या प्रदर्शित करते हैं, खुशी या दुख? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? वो dust of snow जिसे कि कौवे ने हेमलॉक ट्री से नीचे गिराया था, वो क्या प्रदर्शित करता है? And the answer is the crow and hemlock represent sorrow. Crow कौवा और हेमलॉक का पेड़ दुख को प्रदर्शित करते हैं। The dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for dry, cold, gloomy winter. और वो जो dust of snow थी जिसे कि कौवे ने नीचे गिरा दिया था कवि के ऊपर, वो ठंडी, सूखी और दुख भरी सर्दियों को प्रदर्शित करते हैं।